हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है ना, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो आ रहे हैं वो कैसा होगा, इनमें कई चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, कब होगा, क्या ये स्टेट पे लागू होगा या नहीं होगा, क्या है, क्यों हो रहा है ये, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी न्यू एग्जाम पैटर्न सीईटी, ठीक है, 2020 फिलहाल मैं कह सकता हूँ इसको वन एग्जाम वन इंडिया न्यू पैटर्न। चलिए अब इसकी बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, इसके कुछ पहलू हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे आज यहाँ पे। सबसे पहले व्हाट इज सीईटी, उसके बाद व्हाई सीईटी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, नेक्स्ट हाउ इट इज एप्लीकेबल, या कैसे एप्लीकेबल होगा 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए किस तरह एप्लीकेबल होगा, व्हाइन एप्लीकेबल, कब से लागू होगा ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होने लगे हैं। इट्स सिलेबस, इसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना, एंड ओनली फॉर सेंट्रल होगा या स्टेट भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो हम काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में, जिनको एक एक चीज़ से बारीकी से हम देखेंगे। देखिए ये जो है हमारा व्हाट इज सीईटी। सीईटी आप जब आरआरबी के एग्जाम आपने दिया था इस बार, तो यहाँ से सीईटी वर्ड लगातार आपको सुनने को मिल रहा था। इसमें भी क्या हुआ था, जब ये एग्जाम हुए थे तो आपको अगर याद हो तो सबके लिए प्री का पेपर कॉमन हुआ था, सबके लिए प्री का पेपर कॉमन हुआ था, लेकिन जो टेक्निकल था, बाद में जो फिजिक्स साइड से थे पेपर, बाद में क्या हुआ, सेपरेटली डिवाइड हो गया, सेपरेटली क्या हुआ, बट गया। सेम आज क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे आज जो देखने को मिल रहा है, सीईटी से आप पहले से अवेयर हो, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले से आप अवेयर हो, लेकिन अब ये क्या होगा, सीईटी क्या है, हमेशा ये जो है एक सेंट्रल एग्जाम पे इंप्लीमेंट होगा। क्या होगा, सेंट्रल एग्जाम पे इंप्लीमेंट होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है उस पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे मेनली। अब वो कौन सा एग्जाम है, अभी फिलहाल 3 एग्जाम के लिए इस पैटर्न को लागू किया जाएगा, वो होगा एसएससी, आरआरबी एंड बैंकिंग। इन तीनों के लिए क्यों, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, बहुत सारे एग्जाम हो जाते थे। तो अब तक टोटल 20 ऐसे एजेंसी थी ना जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करती थी, डिफरेंट एग्जाम को कंडक्ट करती थी टोटल। अब ये तीन को हम मिला के क्या करेंगे, एक एजेंसी बना दिया है फिलहाल, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये बनाया गया अभी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यही इसको डील करेगी इन तीनों एग्जाम को, ठीक है। अब इसके बारे में और भी हम बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे। इनके थ्रू क्या होगा, एनआरए के थ्रू बोला गया ऐसा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, यहाँ पे ईच डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर दिए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस एग्जाम में कम से कम एक सेंटर दिए जाएंगे। सीईटी एक पूरा, जैसे कि पहले भी होता था, आरआरबी में आपने दिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप कह सकते हो एक तरीके से। इसका पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, हर बच्चों के लिए कॉमन होगा। एक तरीके से कह सकते हो ये आपका प्री है, ये क्या है, प्री है, ठीक है ना। तो कॉमन यहाँ पे जो है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमारे क्या एक तरीके से प्री समझा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इसके अंदर जो होगा मास रिक्रूटमेंट होंगी। ध्यान रखें, इसमें जो सिलेक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। और भी यहाँ पे कई चीज़ें हैं इन एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिए। अब बच्चे का क्वेरी रहता है क्या इसमें टेक्निकल भी रहेगा, एसएससी में तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, क्या इसमें टेक्निकल रहेगा, तो जी हाँ बिल्कुल, एसएससी जेई भी इंक्लूड होंगे, प्री इसका इंक्लूड होगा। वो सिलेबस की चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन एसएससी के अंदर एसएससी जेई का भी एग्जाम हो जाएगा, सिलेबस की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो बोला गया, ये जो सीईटी होगी आपकी, ये सीईटी, ये जो है आपका, ये एक साल के अंदर 2 होंगे, एक साल में 2 बार दिया जाएगा, है ना, एक साल में 2 बार होगा। और ये इसके जो स्कोर कार्ड होते हैं, जैसे आपने गेट का एग्जाम सुना होगा ना, गेट के एग्जाम में भी स्कोर कार्ड वैलिड 3 साल का होता है, और डिफरेंट सेक्शन में आप जा सकते हो, चाहे पीएसयू के अंदर जाते हो या एमटेक में एडमिशन के लिए जाते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप यानी इसके स्कोर कार्ड कितने दिन के ईयर के लिए वैलिड होगा, 3 इयर्स के लिए क्या होंगे, वैलिड होंगे,
ठीक है। अब इसके कार्ड को लेके आप एसएससी में एंटर कर सकते हो, आरआरबी में एंटर कर सकते हो और बैंकिंग सेक्टर में भी एंटर कर सकते हो। तो ये एक तरीके से सीईटी का जो है हमारा ड्राफ्ट तैयार रेडी हो चुका है और इसको कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखें, एक चीज और यहाँ पे समझ लें, जो ये एग्जाम होगा सीईटी ये पूरा ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। इसके अंदर कोई भी लिखित रिटन टेस्ट नहीं होगा, ये पूरा ही पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होंगे, ठीक है। और पहले एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में हुआ करता था, है ना। अब इसको टोटल 22 लैंग्वेज, है ना, 22 लैंग्वेज में इसको दिया जाएगा। यानी क्योंकि ये सेंट्रल एक एग्जाम होगा और हर देश के हर कोने तक हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे बैठेंगे, इसीलिए इसके अंदर टोटल 22 जो है लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा। तो ये था अबाउट व्हाट सीईटी। सीईटी है क्या? अब हम चर्चा करते हैं सीईटी की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। इसकी डिमांड पहले से थी लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अब किया गया, ठीक है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी, रीजन समझिए। आपको बैंकिंग देना है, आपको आरआरबी देने हैं, आपको या कोई भी और भी एग्जाम देने होते हैं, हर के लिए अलग अलग फी पे करना होता है, सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं और सबके लिए ध्यान रखें अलग अलग टाइम में एग्जाम देने के लिए अलग अलग प्लेस पे आपको जाना होता है। लेकिन उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है इन एग्जामों में जब इंप्लीमेंट ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। मनी बहुत ज़्यादा खर्च होते थे बच्चों के, उसके बाद एग्जाम में फॉर्म भरने का ये लगता था, तो बहुत सारी परेशानी थी जो अब बच जाएंगे। जबकि मैंने इससे पहले भी एक बार बोला था कि हर स्टूडेंट्स को एक ऐसा कोड मिल जाए जिसमें स्टूडेंट का डाटा पहले से तैयार हो और स्टूडेंट उसके अंदर जाके फॉर्म आए और वो डाटा सिर्फ कोड भर दे, चाहे 20 अंक का ऐसा कोड हो जो बच्चा सिर्फ उस कोड को भर दे तो उसका सारा डिटेल वो ले ले। इसके लिए भी हमने एक बार मेल किया था पर उसको कहीं अभी तक इंप्लीमेंट करा नहीं गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां अगर बात की जाए हाउ इट इज एप्लीकेबल, या कैसे एप्लीकेबल होगा। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको अब कैसे एप्लीकेबल कराएगा, ये फिलहाल बहुत मुश्किल है, समझिएगा। क्योंकि मान लीजिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है एसएससी वाला, आरआरबी वाला और बैंकिंग वाला, ग्रेजुएट्स तो ये सोच लेगा, लेकिन सोचो जो 10th पास किया है, ठीक है ना, जिन्होंने जस्ट अभी 10th पास किया है, 12th पास किया है, उसका लेवल क्या होगा, क्या एक सीईटी में किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करेगा वो। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो हम यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि देखिए हाउ इट इज एप्लीकेबल में मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें लेवल कैसा रखा जाएगा। ध्यान रखें क्योंकि 10th वाला को कहाँ छोड़ देगा, 12th वाले को कहाँ छोड़ देगा। ग्रेजुएट की अगर बात की जाए तो उसके लिए तो बहुत बेहतर है ये, है ना, लेकिन फिर 12th का सेशन कैसा होगा, 10th का सेशन कैसा होगा, तो हम इस पर चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्लैरिटी और भी आने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए एक चीज जरूर कह सकता हूं, हाउ इट इज एप्लीकेबल में एक चीज जरूर कह सकता हूं कि इनके जो एग्जाम हैं वो पहले जो प्री के हो जाएंगे, सीईटी के प्री के जो कॉमन वाला होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं फिलहाल ग्रेजुएट्स की अगर बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट्स का मान लीजिए सीजीएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, है ना, बैंकिंग, पीओ या क्लर्क हो, इनके एग्जाम अगर एक कॉमन हो चुके हैं उसके बाद ये एप्लीकेबल क्या करेगा, क्योंकि उस टाइम तो आपके कोर सेक्शन का पेपर लिया ही नहीं होने, तो उसके बाद ये क्या करेगा, सीटी 1 जो ले लिया है उसके बाद ये आपके ब्रांच के पेपर का अलग से एग्जाम लेगा। यानी इसके साथ आपके ब्रांच पेपर अलग से होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम देके निकल लिया, नहीं, ये तो कॉमन है और इसमें कॉमन के अंदर मास रिक्रूटमेंट होगी। ध्यान रहे ये जो कॉमन टेस्ट है ना, जो पहला वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या किए जाएंगे, बच्चे के रिजल्ट दिए जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे रिक्रूट होंगे, है ना। लेकिन इसमें दूसरा पेपर आपको जरूर होगा जो मेंस के टाइप का होगा और वो आपको आपके ब्रांच से रिलेटेड जो है होगा। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो इंजीनियरिंग, अगर उस इंजीनियरिंग में भी अगर वो इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के अंदर जाएगा, सिविल का है तो सिविल के अंदर जाएगा। तो एसएससी जेई पैटर्न आप कह सकते हो कि उसमें आपको स्पेशलाइजेशन पेपर 2 के अंदर मिलेगा, पेपर 1 के अंदर नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से आपको स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, तो उसको पेपर 2 के अंदर वहां से आपको बटना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन फिलहाल जो है हाउ इट इज एप्लीकेबल के बारे में यही कहा जा सकता है कि CET 1 होगा, उसके बाद CET 2 हो गए, वो भी उसमें स्पेशलाइजेशन होगा। लेकिन इसमें जो 10th का लेवल क्या रखा जाएगा, 12th का क्या रखा जाएगा, उसके हम नहीं बता सकते हैं कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाएगा, क्योंकि इसके और पहलू आने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये एप्लीकेबल कब होगा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, आज से ही पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं, है ना। ये एप्लीकेबल कब होगा, ध्यान रखें, ये बोला गया है ये जो एप्लीकेबल होंगे 2021 यानी 2021 में इन्होंने बोला है। लेकिन क्या 2021 में एप्लीकेबल हो जाए, ये बड़ा मुश्किल की बात है। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहे हैं, तो कोशिश होगी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन अभी जो भी आपके एग्जाम के पैटर्न है वो सारे एग्जाम वैसे ही होंगे, चाहे फॉर्म आपका फिल हो चुका है। लेकिन अगर ये करेगा तो इसका सिलेबस भी पहले निकालेगा, इसके पैटर्न किस तरीके से लेंगे। तो व्हेन इट इज एप्लीकेबल 2021 में इन्होंने बोल दिया, ये हो सकता है 2021 के लास्ट तक जाए। इसीलिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने जो भी प्रिपरेशन किया है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उसको हमेशा कंटिन्यू रखें, मेंटेन रखें। और प्री का एग्जाम जो भी होगा उसमें मास रिक्रूटमेंट होगी, यानी बहुत ज्यादा बहाली की जाएगी। प्री में तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन देगा, क्योंकि मेंस में जाके आपको छंटना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल 2021 में होगा। अब हो नहीं, पता नहीं कि 2021 में भी हो पाए, अभी तो ये, क्योंकि पेपर पे तो बहुत सारे काम होते हैं, आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि ये कब तक इंप्लीमेंट होता है। हो सकता है 2022 हो जाए, लेकिन आई होप कि 2021 के लास्ट तक ये चीज इंप्लीमेंट हो। चलिए, नेक्स्ट बात अगर की जाए यहां पे, तो इसके सिलेबस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, ये जब CET लागू होगा, बोला गया है हालांकि और डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये लागू होगा। अभी तो 3 ही सेक्टर है, SSC, RRB एंड बैंकिंग। ये बोला गया है कि आगे आने वाले दिनों में और भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको भी इसी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो चलिए, आप यहां पे बात की जाए कि इसकी सिलेबस, देखिए इसका सिलेबस 1 पैटर्न बेस्ड होगा, यानी इसके एक कॉमन सिलेबस होंगे हर स्टूडेंट का, चाहे वो बैंकिंग का हो, RRB का हो और SSC का होगा, उसका एक ही कॉमन पैटर्न होगा एग्जाम का। अब वो सिलेबस के अंदर जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग वाले के सेक्टर के कुछ, जैसे कि मुद्रास्फीति है ना, बैंकिंग इकोनॉमिक्स की चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, करंट सेक्शंस की चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती है। SSC वाले के लिए मैथ्स वगैरह के टारगेट फोकस होते हैं, इंग्लिश पे फोकस होता है ना, तो वो मिक्सचर एक तरीके से होते हैं। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है तो इंजीनियरिंग पेपर का समावेश होना चाहिए उसके अंदर, है ना, और नॉन टेक तो रहता है, रीजनिंग भी रहता है। तो यहाँ पे पेपर, यानी आपका जो सिलेबस बनेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट और नए तरीके से होगा कि कैसे इन सबको मर्ज किया जाए। ध्यान रखिए, इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, हालांकि ये सब किया तो जाएगा, एक कॉमन दे देगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से RRB में पेपर 1 के अंदर, RRB JEE के अंदर पेपर 1 में आपको टेक्निकल का नामो निशान नहीं था, पेपर 1 आपको क्रैक करना था, पेपर 2 में आपको टेक्निकल में जाना था। तो उसी तरीके से यहां क्या हो गया है, अभी पेपर 1 को इस तरीके से डिजाइन करेगा कि सब बच्चे उसमें आ जाए। तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस जरूर चेंज होगा, हर के सबके सिलेबस में छेड़छाड़ होगा और एक कॉमन सिलेबस तैयार होगा, तो सिलेबस जरूर चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप कुछ सालों के लिए भूल जाएं कि 1 साल तक मुझे नहीं लगता कि ये इंप्लीमेंट होगा। 2021 बोला गया है, हो सकता है 2021 के लास्ट तक इंप्लीमेंट हो, आते आते लगते लगते इंप्लीमेंटेशन 2022 ना हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आप अभी तक जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी हो जाए, ये सिलेबस वो टॉपिक होगा, हो सकता है आगे हो पीछे हो, लेकिन वो सिलेबस कभी हटाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे कि आपका टेक्निकल है वो आज होगा, यानी प्री के अंदर नहीं है तो मेंस में तो होगा ही होगा। उसके बाद जो जीके जीएस है वो तो होना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस सबके लिए कॉमन है तो वो तो रहेगा, ठीक है ना। रीजनिंग सबके लिए कॉमन है, रीजनिंग रहेगा। टेक की बात है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में टेक बैंकिंग वाला नहीं बना सकता, तो अपने को मेंस में मिलेगा देखने को। चलिए, तो ये रहा इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है ओनली फॉर सेंट्रल होगा या फिर स्टेट के लिए भी वैलिड होगा। ध्यान रखें, ये जो फिलहाल ये जो एजेंसी रेडी हो रहा है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी ये बात करूं मैं NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो स्टेट पे थोप तो नहीं सकती ना, स्टेट को फोर्स नहीं कर सकती, पर हाँ कोई स्टेट चाहे तो इस रिक्रूटमेंट के आधार पे CET के बेस पे अपने लिए कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकता है, या उसके पेपर 1 को
एक रैंक होल्डर मान के कि हाँ ये बच्चे सेलेक्टेड हैं, उसके आधार पे वो अपना सेकंड पेपर करा सकता है। ये स्टेट की चॉइस होगी, पर ये स्टेट पे फोर्स नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रोसेस अभी तक इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जाम में इंप्लीमेंट होंगे। तो ध्यान रहे, आपके स्टेट वाले जो भी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम के आपके पैटर्न दिए गए, स्टेट वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेंट्रल वाले में नए सिरे से नया सिलेबस बनेगा, लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि 2021 के एंड तक शायद ये इंप्लीमेंट हो। फिलहाल आप अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो ये स्टेट और सेंट्रल ये चीजों का एक अलग रोल है। ये पूरा हमारा सेंट्रल के लिए पैटर्न था। ये जो भी पैटर्न है पूरा ही ये सेंट्रल के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसकी तैयारी। फिलहाल अपनी प्रिपरेशन को जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसी तरीके से मेंटेन रखें, क्योंकि फिलहाल ये इंप्लीमेंट दूर दूर तक नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां होंगी। वो बात अलग है, उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अपडेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है, इन्होंने जो दिया है इसके अंदर इतनी क्लियरिटी नहीं है, पर आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करेगा। आगे फिर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।